आप लोग स्टॉल यहाँ हर साल लगाते हैं क्या? जी हाँ, ये हम लोग की कोशिश रहती है क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए बहुत सारे आगंतुक आते हैं और चूँकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम लोग पानी और थोड़ा सा शरबत का वितरण कराएं अपने स्तर पर। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने आज ये वितरण कार्यक्रम रखा हुआ है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारी और टीचर्स का मिला जुला जो है सहयोग से ये कार्य संपादित किया जा रहा है यहाँ पर। और परम पूज्य बाबा साहब के श्री चरणों में हमारा यही एक श्रद्धांजलि होती है, नमन होता है कि हम आने वाले आगंतुकों, क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गांव से, देहात से, शहर के कोने कोने से लोग यहाँ बाबा साहब के दर्शन के लिए आते हैं। और उनके चूँकि इस समय दोपहर में काफ़ी सारी गर्मी होती है और कोई प्रॉपर इस तरह की सरकार की तरफ से भी व्यवस्थाएँ जो है पूर्ण नहीं हो पाती हैं। उस कारण जो है हम लोग एक स्टॉल लगाते हैं। पानी का आप देख रहे हैं जगह जगह पर कुछ नाश्ते का भी अरेंजमेंट किया गया है और इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर जल और शरबत का जो है अरेंजमेंट किया हुआ है। आज बाबा साहब की जयंती है तो कैसे देखते हैं? बाबा साहब की जयंती को हम लोग एक तरह से देखते हैं कि देश में जो एकता का जो पाठ सबसे पहले हम लोग को लगता है पढ़ाने का जो कार्य किया गया है वो बाबा साहब द्वारा किया गया है। और सबसे ज़्यादा देश के उत्थान में जो सहयोग रहा है वो बाबा साहब का उत्थान का सहयोग रहा है। बाबा साहब ने चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसीज़ हो, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ हो, इस देश के नवनिर्माण के लिए बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं वह अतुलनीय है। वो किसी भी अगर महापुरुष को आप उठाकर देखते हैं तो उसने अपना एक सेक्टर बनाया, लेकिन बाबा साहब बहु प्रतिभा के जो है धनी थे और उन्होंने तमाम सारे क्षेत्रों में अपना सहयोग प्रदान किया और उस सहयोग का जो है आप रूप देख भी रहे हैं। आज जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं, भारत सरकार जो इकोनॉमिक पॉलिसी देने जा रही है वो भी बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने ये 1933 में जो है सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात की थी, चाहे वो आपका जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, ये सारी की सारी देखते हैं हम लोग तो बाबा साहब की देन है कहीं ना कहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन में आज बहुत सारी बातें जो है फेरबदल की जा रही हैं, वो हमारे लिए बहुत दुखदाई भी हैं कि उनमें इस तरह का फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए जो समाज के लिए घातक हो। हमेशा बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संविधान कोई बुरा नहीं होता, उसको चलाने वाले बुरे और अच्छे हो सकते हैं। तो उसी क्रम में हम ये चाहेंगे संविधान की अच्छाइयों को हमें अपने में आत्मसात करना चाहिए और उनका विरोध न करके उन्हें आत्मसात करते हुए देश के विकास के प्रति सोचना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, आजकल देखने में आता है लोग बाबा साहब को मानते हैं लेकिन उनकी वाली नहीं करते। बाबा साहब को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं वाली नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब ने अपनी जो सीख दी थी, उन्होंने जो है अपनी परिकल्पना ये की थी कि संपूर्ण देश का विकास हो और उसके लिए उन्होंने तमाम तरह की बातें जो अपने सामने रखी। चाहे वो उन्होंने बाबा साहब ने धर्म कोई अपना परिवर्तन ऐसे ही नहीं किया था, वह हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुए थे और हिंदू धर्म को वो सहते रहे लगातार। लेकिन जब उन्हें ये महसूस हुआ कि हिंदू धर्म हमारे चलाए हुए रास्तों पे नहीं चल रहा, आडम्बरी व्यवस्था से घिरा हुआ है, इस कारण उन्होंने उसका विरोध किया था। ना कि उसमें कोई उन्होंने ऐसा महसूस किया कि नहीं वो उनका गला जो है कहीं ना कहीं घुट रहा है और हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं वो उनके सामने आ रही हैं और जिसके कारण उनके समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। इस कारण उन्होंने अपने समाज के विकास के लिए उसका त्याग भी किया। और पूरे समाज को ये चाहिए कि बाबा साहब की जो दी हुई सीख हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं का जो है वहन करते हुए उन पर तत्पर हो, उस पर आगे बढ़े। सबसे पहले समाज को शिक्षित होने की ज़रूरत है। हमें अभी भी देख रहे हैं कि गांव देहात में या बहुत सारा ऐसा रूरल एरिया है जहां पर जो है बच्चों में शिक्षा को लेकर जो है कॉन्शियसनेस नहीं है, बिल्कुल भी वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं। और अगर हम देखें आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो शिक्षा का स्तर है हमारे समाज के बीच में, हम आंकड़े में अगर जाते हैं तो आंकड़े ज़रूर अच्छे आते हैं, लेकिन जो स्तर की अगर बात करते हैं तो स्तर कहीं ना कहीं गिर रहा है। आज मोबाइल युग के कारण भी हम ये देख पा रहे हैं कि मोबाइल जो क्रांति हुई उसमें लोग ये कहना है कि टेक्नोलॉजी के आने से जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। लेकिन एक तरह से मोबाइल आने से जहां शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है उसका एक पीरियड होता है कि हमें किस समय शिक्षा व्यवस्था के लिए अपने मोबाइल को देना है बच्चों को। लेकिन बचपन से ही जो हाथ में मोबाइल दे दिया जा रहा है, बच्चे उसको लेकर जो है अपनी शिक्षा से दूर जाते जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे वह परिवर्तित हो। अच्छा, कुछ सालों पहले लोग बाबा साहब सभी नहीं मनाते थे, लेकिन इस बार सारी पार्टियाँ बाबा साहब का जन्मदिवस मना रही हैं। देखिए, ये तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि संपूर्ण समाज के बीच में बाबा साहब के विचारों को लेकर एक जागरूकता फैली है और संपूर्ण समाज को उनकी आवश्यकता पड़ी है। उनको लगता है कि बाबा साहब को लिए बिना उनका विकास नहीं हो सकता या देश का विकास नहीं हो सकता। उसमें चाहे भले ही वो आडम्बरी व्यवस्था के तहत ही क्यों ना हो बाबा साहब को मान रहे हो,
लेकिन बाबा साहब को मानना शुरू किया, उनके विचारों को मानना शुरू किया और यह माना है कि आज की जो वर्तमान व्यवस्था है भारत की, उस व्यवस्था में बाबा साहब के वो संस्कार वो पूरी तरह से एप्लीकेबल है और उन्हें लेकर ही जो है देश के विकास के बारे में सोचा जा सकता है, उसके बिना देश के विकास में नहीं सोचा जा सकता है। इसी कारण सारी सरकारों में, किसी भी पार्टी में, किसी भी समुदाय में बाबा साहब के विचारों का जो है अब पठन पाठन होने लगा है और उनके विचारों का बयान भी होने लगा है। लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें अपने देश में नहीं पढ़ाई जाती है, जबकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इसका क्या कहते हैं? यह इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बाबा साहब के संविधान को तो पढ़ रहे हैं और संविधान के सहारे ये पूरा देश चल रहा है, लेकिन उनके दिए हुए दूसरे जो थॉट्स हैं, यानी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल जो पहले, जैसे चाहे JNU की बात करते हैं, अम्बेडकर स्कूल, जो अम्बेडकर थॉट्स स्कूल जो है वहाँ पर डेवलप किया गया, वहाँ इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक राजनीति के तहत जो है ये व्यवस्थाएं बंद होती जा रही हैं। हमें फिर से उन व्यवस्थाओं को रिवाइव करने की ज़रूरत है और अपनी संस्थाओं में बाबा साहब के लिए लिखे हुए साहित्य को पढ़ाने की ज़रूरत है। लखनऊ विश्वविद्यालय में इसी क्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे एक शोधपीठ का स्थापना भी की गई है और शोधपीठ स्थापित भी है, जिसमें शोधपीठ में हम बाबा साहब के दिए हुए विचारों और उनके दिए हुए थॉट्स पर अध्ययन करते हैं और अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। अच्छा, ये राजनीति के जो लोकतंत्र तो है हमारे देश में, लेकिन अभी तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक तौर पर ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि राजनीतिक तौर पे हमने लोकतंत्र हासिल कर लिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तंत्र पर जब तक आर्थिक, बाबा साहब का कहने का मतलब था जैसे किसी चेन में एक अगर दुर्बल कड़ी होती है तो वो चेन टूट जाती है, और ठीक उसी तरीके से जो पूरे देश की जो व्यवस्था है उसमें एक चेन है, और चेन में अगर छोटी सी कड़ी अगर कोई कमज़ोर रह गई और वो टूट जाएगी तो देश की पूरी चेन टूट जाएगी। यानी कि पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था में अगर छोटे से छोटा भी कोई व्यक्ति उस इकोनॉमी में अपना रोल नहीं प्ले कर रहा है, जैसे अगर हम बात करें महिलाओं की भागीदारी आज भी जो है नाम मात्र के लिए है इकोनॉमिक व्यवस्था में, और इसके लिए बाबा साहब ने कोर्ट बिल की भी स्थापना की थी और इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज लाई महिलाओं के विकास के लिए, ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़े और देश के विकास में, और देश के जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े। ठीक उसी तरह जैसे महिला हमारे समाज का एक विशेष अंग है, उसी तरीके से हम समाज के जो लोग हैं, जो दुर्बल समाज के लोग हैं, वह भी एक समाज का अंग है, और उसकी इकोनॉमिक जो भारत की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसमें भी उनकी एक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उसके विकास के बिना जो है ये संभव नहीं है। और ये बात सही है कि उसमें लोकतांत्रिक संरचना में कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक और सोशल तौर पर जो है पिछड़े हुए हैं। बाबा साहब चाहते थे कि एग्रीकल्चर का राष्ट्रीयकरण रहे, जी, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो, लेकिन वो हो नहीं पाया, बल्कि और प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब की संकल्पना जो थी कि देश, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी, देश की जो संकल्पना उन्होंने की थी कि चूँकि यह कृषि प्रधान देश है और इसी कृषि प्रधान देश में जो है अभी आपने पैंडेमिक के दौरान 2020 में देखा कि सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है फेल हो गई थी, लेकिन उस समय भारतवर्ष एक ऐसा देश था जहां पर इकोनॉमी उस स्तर पर नहीं गई जिस स्तर पर लोगों की कल्पना की जा रही थी कि इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार को और सरकारों को, आने वाली सरकारों को भी ये सोचना होगा कि संपूर्ण देश की एग्रीकल्चर व्यवस्था को राष्ट्रीयकरण करने की ज़रूरत है, ना कि उसका प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है। अगर इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब यही भारत देश जो आज पूरे वर्ल्ड को जो है अपने खाद्यान्न जो है दे रहा है, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी यूरोप की तरह, और हमें ऑस्ट्रेलिया की तरह जो है हमें यूरोप से या ऑस्ट्रेलिया से हमें खाद्यान्न मंगाने पड़ेंगे। जबकि आज हमारा देश जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर है एग्रीकल्चर के एरिया में, या खाद्यान्न के तौर पर जो है हम दूसरे देशों को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये राष्ट्रीय प्रणाली नहीं बनी तो उसमें जो है हम कहीं ना कहीं आने वाले, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय जो एक सपना देखा हुआ कि 2047 तक हम पूर्णतः विकसित राष्ट्र घोषित हो जाएंगे, लेकिन विकसित राष्ट्र की कल्पना जो है बिना एग्रीकल्चर के राष्ट्रीयकरण के जो है संभव नहीं है। रिजर्वेशन पर क्या कहेंगे? प्राइवेट हो जाएगा तो कहाँ रिजर्वेशन? प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है देश में, लगातार जो है लोगों में एक भ्रांति आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन से देश का विकास होगा, कतई नहीं होगा। बाबा साहब ने एक संकल्पना ये की थी कि देश का विकास तभी संभव है जब देश की दुर्बल कड़ी उसमें सहयोग करेगी, और दुर्बल कड़ी को अगर प्राइवेटाइजेशन के तौर पर अगर बाहर निकाल दिया जाता है इस व्यवस्था के तहत तो वो दुर्बल और होता जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में भी कहीं ना कहीं हमें, अगर आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है क्यों? हम भी वही हैं
और वो भी वही हैं। जब देश में कार्य करने वाला उसी सेक्टर में जाकर प्राइवेट तौर पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था में ऐसी कमी है जिसके कारण जो है जब वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो वही व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो हमें अपने तौर पर भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हमारा अगर हम सरकारी व्यवस्था में हैं तो सरकारी व्यवस्था में हमें उसी तरह से अपना रोल प्ले करना होगा जिस तरीके से हम प्राइवेट में जाकर करते हैं। और मैं इसका घनघोर विरोध भी करता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन कतई नहीं किया जाना चाहिए। आज आप देखिए विश्वविद्यालयों में और तमाम सारे उपक्रमों में जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आउटसोर्स के तहत जो है एम्प्लॉइज़ की भर्ती की जा रही है, लेकिन ना तो वो सुरक्षित है ना संस्थाएं सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना भविष्य खतरे में दिखाई देता है। जो लोग वहाँ पर उस व्यवस्था के तहत इनरोल होकर जो है काम कर रहे हैं और उसके तहत उनको भविष्य चूँकि खतरे में दिखाई देता है, इस कारण जो है वह अपना पूर्ण सहयोग जो है हमेशा ये उनके अंदर ये दुर्भावना बनी रहती है कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। इस कारण वह पूरे की तौर पर जो है संस्थाओं को सहयोग नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरत है कि पूरे के पूरे व्यवस्था को उसी राष्ट्रीय प्रणाली से जिस तरह से ये पहले चलाया जाता था, जिस तरह से बाबा साहब ने सपना देखा था कि पूरा राष्ट्रीयकरण होना चाहिए इस व्यवस्था का और प्राइवेटाइजेशन का विरोध होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन से कुछ जैसे मध्यम वर्ग हमारे समाज में यानी SC/ST जो हुए थे और रिजर्वेशन खत्म हो गया तो फिर ये धीरे धीरे कम हो जाएगी मध्यम वर्ग। देखिए अक्सर लोगों की एक भावना होती है कि जिसे रिजर्वेशन के तहत जिसका इकोनॉमिक व्यवस्था मजबूत हो चुकी है, जो इकोनॉमिक तौर पर सुदृढ़ हो चुका है, उसे रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। ये रिजर्वेशन जो है पहले उसको पढ़ने की ज़रूरत है कि रिजर्वेशन दिया क्यों गया। रिजर्वेशन देने का जो आधार था वो सामाजिक व्यवस्था के तहत था। आज भी किसी भी व्यवस्था में आप देख लीजिए समाज जो है उसको बड़ा ही दुर्भावना से देखा जाता है। तो उस भावना को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने ये व्यवस्था लागू की थी और ये व्यवस्था देने के जो रिजर्वेशन व्यवस्था लागू की गई थी उसके तहत दी गई थी कि सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। इकोनॉमिक व्यवस्था की उन्होंने कभी बात ही नहीं करी। अक्सर विरोध में आने वाले लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक तौर पर जो लोग मजबूत हुए हैं या फिर इकोनॉमिक तौर पर जो है इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए ताकि वो रिजर्वेशन जो है जन जन सामान्य तक पहुँचे। लेकिन यह व्यवस्था जो है सामाजिक व्यवस्था के तहत थी और उसको ध्यान रखना ज़रूरत है कि हमारे ही समाज का व्यक्ति ही हमारे समाज के बारे में सोच सकता है। एक जर्नल फिनोमिना है, लोगों का परसेप्शन है कि हम अपने सबसे पहले परिवार के बारे में सोचते हैं, फिर अपने समाज के बारे में सोचते हैं, फिर अपने मोहल्ले के बारे में सोचते हैं, फिर अपने देश के बारे में। तो उसी कड़ी में बाबा साहब ने इसी साइकोलॉजी को जो है रखते हुए यह कल संकल्पना की थी कि अगर उस वर्ग विशेष का व्यक्ति अगर ऊपर आएगा तो वह अपने वर्ग को भी ऊपर लेकर आएगा। दूसरी चीज़ है कि वह एक मिसाल के तौर पर जो है मिसाल कायम करते हैं अपने समाज के बीच में कि हम देखिए इसी समाज से निकल कर आए हैं तो आपको भी निकलना चाहिए। यानी वही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे हाथ बढ़ाकर पकड़कर ऊपर ला सकता है। इसी व्यवस्था के तहत बाबा साहब ने ये संकल्पना की थी कि रिजर्वेशन रखा जाना चाहिए और बाबा साहब का यह सोचना था कि 10 सालों में ये व्यवस्था पूर्णतः अपना स्वरूप ले लेगी और रिजर्वेशन ख़त्म करने की ज़रूरत हो जाएगी। लेकिन समाज में आज भी ये भ्रांति, आज भी लोग जो है जाति व्यवस्था पर उसी तरह से टिप्पणी करते मिलते हैं। इस कारण जो है ये व्यवस्था लगातार कंटिन्यू है। नहीं, रिजर्वेशन का कोई टाइम नहीं है ना, नौकरियों में रिजर्वेशन का कोई टाइम नहीं, केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन का टाइम 10 साल का जी तो बढ़ाते जा रहे हैं। जी। लेकिन नौकरियों में नहीं है ऐसा। और नौकरियों में ये बाबा साहब ने कहा था जब तक युवा ठीक रहेगा तब तक ये रहेगी नौकरियों में। देखिए मैं अभी भी बहुत लोगों को पानी देने पर मार दिया जा रहा, पूछे रखने पर मार दिया। देखिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश को बहुत ही नज़दीकी से मैंने देखा है। जहां हम बुंदेलखंड की बात करते हैं वहीं पश्चिम में भी, वहां पूरब में भी रोज़ आए दिन आपको न्यूज़पेपर में कुछ घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि वहां पर आज दूल्हे को जो है घोड़ी पर जाने की वजह से उसका विरोध किया गया, गांव वालों ने उसे पीट कर मार दिया, या फिर किसी बच्ची ने किसी गांव के नल से पानी भर लिया और उसका जो है विरोध करते हुए उस बच्ची को जो है सजा दी गई, या फिर किसी गांव में किसी ने कोई अपने घर पे किसी तरह का कार्यक्रम कर लिया, धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, उस पर जो उसे सजा दी गई। इसी तरीके से आप देख रहे थे कि पश्चिम में भी जो है बागपत में भी कुछ घटनाएं घटित हुई। पश्चिम में अगर हम छोड़ते हैं पूरब में, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश की अगर एनालिसिस करें और उसी आधार पर हम पूरे देश की एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि पूरे देश में जाति व्यवस्था अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और तमाम सारे संगठन जो बात ये करते हैं कि जाति व्यवस्था को ख़त्म होना चाहिए, मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि जाति व्यवस्था तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे दिमाग से व्यवस्था नहीं निकलेगी। इसका एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि पूरे भारतवर्ष में सरनेम का एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो सकता है।
वह सरनेम कल्चर जो है शायद इसी की देन थी कि ताकि जाति व्यवस्था जिंदा रहेगी। हम अपने नामों के आगे से अगर सरनेम का कल्चर हटा दें तो शायद ये जाति व्यवस्था में कुछ सहयोग कर सकती है ख़त्म करने में। और लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हुआ करता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है या ये शूद्र है, वो सरनेम से पहचाने जाते थे। वो व्यवस्था कुछ ना कुछ थोड़ी सी ख़त्म होगी, लेकिन उसे ख़त्म करने के लिए हमें अपने मन से इस व्यवस्था को जो है स्वीकारने की ज़रूरत है, कि ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि जो सामान्य वर्ग है या अछूत वर्ग है उसके बीच में एक कड़ी बनकर सामने आए और उस व्यवस्था का जो है खंडन करे, कि ताकि ये हमारे मनों से निकले। जब तक हमारे मन से नहीं निकलेगी, और मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगा कि सामान्य वर्ग के बीच में ये व्यवस्था लागू है, हमारे अपने वर्ग में जिस वर्ग से हम लोग भी आते हैं वहाँ पर भी ये व्यवस्था लागू है। हम भी वर्गों में भी उपवर्गों की बात करने लगते हैं। कभी कभी हमने देखते लोगों को सुनते मिला है कि वह इस छोटे वर्ग से आता है, वह उस पढ़े। जब इसी छोटे वर्ग में भी नवीन वर्गों के या छोटे छोटे वर्गों में विभाजित करने की व्यवस्था की बात की जाने लगती है तो वह व्यवस्था अपने आप में जो है ख़राब होने लगती है। बाबा साहब ने ये संकल्पना की थी कि पूरे का पूरा वर्ग जो है एक साथ होए, ताकि स्वस्थ समाज की संकल्पना की जाए, स्वस्थ समाज का जो है एक संगठन जो है या स्वस्थ समाज का एक नींव रखी जा सके इस व्यवस्था के तहत। सर, परिचय अपना बता दें। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ इस समय वर्तमान में, और लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई और भी पदों पर जो है कार्य भी मुझे मिला हुआ है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रोफेसर। थैंक यू। ठीक रहा सर।